हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग? वालेकुम सलाम मैम, ठीक आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्विज कैसा हुआ था? मैम अच्छा हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जी, मैंने बात करनी थी कि मेरा ना पहले इनरोलमेंट का इशू आ रहा था। मैंने बेटा आपको ये बताया था। इनरोलमेंट वालों का ना मैं स्पेशल केस ही देखूंगी। आप लोगों को मैं कोई आपकी क्लास को भी पता होगा कि मैं कोई 1000 दफा अनाउंस कर चुकी थी नहीं मैम कि वो आप बात लोग नहीं है। नहीं नहीं आप लोग वो जो है, अगर कोई भी आपका इशू है, आपका पोर्टल और एलएमएस सेपरेट है, तो आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, आप लोगों ने क्या मतलब उस सेक्शन क्विज के कोई स्टार्ट होने के 5-6 मिनट बाद आप लोग जो ईमेल्स कर रहे हो कि हमारा सेक्शन चेंज कर दें, तो व्हाट इज दिस बिहेवियर? मतलब आप लोगों को पहले नहीं पता था कि आपका सेक्शन चेंज शो हो रहा है या क्या शो हो रहा है? मैम एक्चुअली मैं इनरोल पहले सेक्शन ए में ही थी, मेरा सेक्शन ए ही था, लेकिन मेरा क्लैश आ रहा था तो मैंने 2 दिन पहले ही ठीक कराया था। उसके बाद जब क्विज था उससे तो एक आप दिन सेक्शन पहले ए में तो इनरोल थी ना, आप उसमें क्विज दे देती क्विज दे अपना। जी, वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्विज दे दिया। सेक्शन ए में है लेकिन मेरा सेक्शन सी हो गया अब। आपका पोर्टल पे सेक्शन सी है? नई पोर्टल पे सेक्शन ए है, वहां पे मैंने क्विज दिया है, लेकिन मेरा अब जो सेक्शन किया उन्होंने वो सी किया है। नहीं, वही कह रही हूँ, एलएमएस पे अभी सेक्शन ए है, पोर्टल पे आपका सेक्शन सी हो गया है। ठीक जी है, जी अटेंडेंस जी पोर्टल पे। जी ठीक है, वो मैं एलएमएस पे चेंज कर दूंगी। आपने क्विज दे दिया हुआ है ना ए जी में? मैम, सेक्शन ए में दे दिया। चलिए ठीक है, वो फिर मैं चेंज कर दूंगी। आप ओके ईमेल मैम, की थैंक। हुई है ना, मैं कर दूंगी। जी जी मैंने ईमेल किया। इसके अलावा भी बच्चों का इशू था, एक दो बच्चों का, कि जी हमारा तो सेक्शन चेंज है। भैया आप लोग पहले सोए हुए थे कि मतलब आप लोगों को 3 महीने गुजरने वाले हैं, अभी आप लोगों को ये पता नहीं चला कि आपका सेक्शन सेम शो हो रहा है कि आपका सेक्शन चेंज शो हो रहा है? तो काइंडली थोड़ा सा उठ जाओ अपनी नींदों से। तो अब तो फिर पेपर आने वाले हैं, तो ये इस तरह की अगर एंड तक यही होता रहा कि जी हमारा तो सेक्शन ही चेंज नहीं हुआ हुआ, तो क्या करोगे आप लोग एंड तक? अब वो बच्चे जिनको अभी ये नहीं पता कि उनका सेक्शन चेंज शो हो रहा है उसमें, और वो उसमें नहीं है इनरोल, तो वो क्या पढ़ रहे होंगे? मतलब वो पढ़ भी नहीं रहे, ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ रहे। अगर पढ़ते होते तो उनको ये पता होता कि उनके पोर्टल पे क्या सेक्शन है और एलएमएस पे क्या सेक्शन है। अच्छा, एक और बच्चों का वो इशू आ रहा था, कुछ ईमेल्स की हुई थी जी, एक एमसीक्यू का। आप लोगों का भी वो कोई इशू था? जेनेटिक कोड वाला, व्हाट इज अ जेनेटिक कोड? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम हमारे क्विज का टाइम 25 मिनट्स था ना, हाँ जी। तो मैम हम क्विज 6:05 पे भी तो चला सकते थे ना क्विज। तो आप लोग 6 बजे ही स्टार्ट कर लेते। तो मैम मेरा ना क्विज टाइम तो छह छह बज बजे का था ना? मैम मैंने क्विज 6:05 पे स्टार्ट किया था, मेरा अच्छा बच्चों, वैसे 6:20 पे। इसमें जो आप लोगों का इशू आ रहा है ना, 6:05 पे भी आप लोग अगर खोलते ना, तो वो क्विज इस तरह का था ही नहीं कि वो कोई आधे घंटे में कंप्लीट होने वाला होता तो है। वो मैम तो 6:20 15 मिनट में पे बंद हो कंप्लीट गया हो था। जाने वाला एक क्विज था, 15 मिनट में। लेकिन फिर भी मैंने टाइम इसलिए नहीं किया कि आप लोग बाद में जी ये इशू क्रिएट जरूर करते हो कि जी हमारा टाइम कम था, टाइम कम था। तो वो इस वजह से और अभी भी आप लोगों का वो इशू है। अगर आप लोग क्विज देखो तो क्विज की स्टेटमेंट्स बहुत छोटी सी थी और वो बहुत इजी सा क्विज था। वो आप लोग 10 मिनट में भी सॉल्व कर सकते थे, तो दैट्स नॉट अ इशू कि जी 20 मिनट मिले। आपने इससे 6:05 पे स्टार्ट किया तो आपको 20 मिनट मिले। तो आप लोग, ये आप लोगों का इशू है, आप लोग उसका टाइम को थोड़ा सा मैनेज करते और 6 बजे अपना क्विज ओपन करते, ऑब्वियसली 25 मिनट से।
लेकिन मैम मेरा 20 मिनट्स के बाद ही बंद हो गया था क्विज। तो उसका जो है अगर आप कि वही कि अगर 25 मिनट्स भी होते तो आप उसके अकॉर्डिंग ओपन करती ना, 6 बजे कर लेती हैं ओपन। मैम आपको मैंने मेल की भी, आप प्लीज स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख लें एक बार। नहीं, स्क्रीनशॉट का बेटा मैं क्या करूंगी, ठीक है। आप लोगों को अगर 20 मिनट भी मिले, 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ। हाँ जी, वो जो आप लोगों को नहीं लगा कि वो जो है क्विज 15 मिनट में सॉल्व होने वाला एक क्विज था। यस मैम, मैंने भी काफी टाइम मैम पहले टाइम check का किया इशू था। नहीं था Yes, मैम, ma'am. कुछ एमसीक्यूज में थोड़ा प्रॉब्लम था। मैम इनके जेनेटिक ऑप्शन कोड थोड़े का बता कंफ्यूजिंग दें थे। जरा। यस मैम, वो जेनेटिक MCQ कोड का बेटा वही था, ट्रिपलेट कोड, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा हमेशा एमसीक्यू में क्या होता है, बेस्ट सबसे जो बेस्ट टेस्ट है जी वही ऑप्शन जो है चूज करनी होती है, ठीक जी है। मैम, बिल्कुल आपकी ऑब्वियसली बात बिल्कुल एमसीक्यू ठीक जो है। क्या होते हैं कि थोड़े से हमने जो है कंफ्यूजिंग आंसर्स डालने होते हैं, ठीक है। तो उसका बेस्ट आंसर जो था वो ट्रिपलेट कोड ही था, वो दो ऑप्शंस जी नहीं जी, थे उसका आंसर। और मैम पता नहीं जो आप आपने लोगों को क्यों एमसीक्यू दिया लगा कि था, उसका आंसर जो है दो ऑप्शंस होनी चाहिए थी, हालांकि उसका आंसर एक ही था। जेनेटिक कोड हमेशा एक ट्रिपलेट कोड होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैम वो जो हाँ आपने जी, एमसीक्यू दिया था प्रोटीन सिंथेसिस वाला, ये कौन सा आरएनए करवाता है, तो उसका तो फिर बेस्ट आंसर वही बनता है ना, राइबोसोमल आरएनए। लेकिन आपने उसमें ऑप्शन में दिया था ऑल ऑफ दिस। नहीं तो उसमें जो है आप लोग कोई भी प्रोटीन, मैंने हमेशा बताती रही हूँ कि प्रोटीन जो भी जब भी ट्रांसलेशन होती है तो उसके जी जी अकॉर्डिंग सारे आरएनएस बनते हैं, यस ठीक है। मैम। मैम, अभी आपने कहा ना कि मैसेंजर बेस्ट आरएनए भी, सिलेक्ट करना होता है। ट्रांसफर आरएनए भी, हमेशा। जी जी मैम, अब वो यहाँ पे जी मुझे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है उस क्वेश्चन में, उसमें सारे आंसर ठीक थे, तो ऑल ऑफ दीज की जब ऑप्शन थी तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था ना उसमें। जो पहला था मैम ट्रिपलेट कोड वाला, जब उसमें ऑल ऑफ दीज नहीं क्वेश्चन था। हमारा स्टेटमेंट थी कि विच आरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो हाँ जी, सिंथेसिस तो तो हर आरएनए करते हैं ना राइबोसोम्स के बेटा अंदर। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उसमें वो तीनों आरएनएस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग, सिर्फ एक मैसेंजर आरएनए नहीं बनता। ये हमारा कॉन्सेप्ट शुरू से यही बना आ रहा है कि जी आरएनए जो है प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो उसके लिए मैसेंजर आरएनए बनेगा। लेकिन पर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन जब भी होती है, मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर भी ये बताया हुआ है कि प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो उसमें तीनों आरएनएस बनते हैं, मैसेंजर आरएनए भी, ट्रांसफर आरएनए भी और राइबोसोमल आरएनए भी, उस प्रोटीन उस मैसेज के अकॉर्डिंग। तो उसका बेस्ट आंसर वही था, ऑल ऑफ दीज बेस्ट आंसर वो नहीं हो सकता मैसेंजर आरएनए। नहीं नहीं, मैसेंजर की मैंने बात नहीं की, मैंने बात की है राइबोसोमल आरएनए की, जो कि राइबोसोम्स के अंदर होता है, जो प्रोटीन को बनाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। बेटा मैसेंजर आप आरएनए की तो किस बात ही नहीं है। क्वेश्चन में कर रहे हो, आप मुझे उसकी समझ, मुझे नहीं पता वो कौन सा क्वेश्चन था, या मुझे वो मैम वो जो क्वेश्चन आप आपने एक कुछ और कह रहे स्टेटमेंट हो, थी ना, मैं कोई विच और समझ आरएनए, रही हूँ। नहीं मैंने वो बताया कि विच आरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो हाँ जी राइबोसोम्स बनाते हैं ना प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस के आरएनए की बात हुई है ना, जी राइबोसोम जी की तो बात जी, नहीं हुई। हाँ जी, तो उसके लिए तो तीनों होंगे, तीनों आरएनएस बनेंगे हमारे सेल में। ठीक है मैम। हमेशा जब भी कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उस प्रोटीन उस जीन के अकॉर्डिंग तीनों आरएनएस बनते हैं, मैसेंजर आरएनए भी, ट्रांसफर आरएनए भी और राइबोसोमल आरएनए। मैम वो जो मैसेंजर आरएनए का पैटर्न बना था वो किस लिहाज से बना था, वो समझ नहीं आ रही थी। बेटा हमेशा मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, तो कम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होना था वो बेस्ट आंसर था, मतलब एग्जैक्ट आंसर था, बेस्ट तो नहीं एग्जैक्ट आंसर था, ठीक है। हमेशा कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है ना मैसेंजर आरएनए में, यस तो मैम। उसके पीछे यही कंसेप्ट था कि डीएनए का अगर ये है तो मैसेंजर आरएनए का क्या जो है वो होगा सीक्वेंस, तो वो वही होना था जो उसके जो है कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था। मैम जी मैम आपने टाइम वाली बात कही है, बिल्कुल वो आपकी बात भी बिल्कुल सही है। क्विज बहुत आसान था, जो कि हो सकता था 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट क्या 10 मिनट में भी हो जाता। लेकिन मैम जब टाइम आपने दिया हुआ था तो उसी के अकॉर्डिंग मैं तो करी थी ना क्विज।
लेकिन मेरे जब 5 मिनट रहते थे मेरे 5 MCQ की तो वजह बेटा से रह गए। आपने लेट ज्वाइन किया या आप ही गलती कि मैंने आपको कहा कि जी आप लोग 5 मिनट लेट ज्वाइन करो? तो मैम LMS के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि 25 मिनट्स होंगे आपके पास, 6:30 पे ऑफ होगा, तो 6:20 पे ही तो ऑफ हो आप गया लोग पहले 6 बजे ही स्टार्ट करते हैं अपना क्विज और वो 25 मिनट ही मिलते हैं आपको। मैम और बच्चों के भी इसी तरह रह गए MCQs तो वगैरह। जिनका इस तरह का इशू है टाइम का, वो मैं उसको किसी को भी इंटरटेन नहीं कर रही। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि आप लोगों का टाइम क्या है और आप लोग जो है आपका क्विज किस तरह का है। क्विज के लिए वैसे ही मैंने ज्यादा टाइम दिया हुआ था, मुझे तो लग रहा था वो बहुत ज्यादा टाइम था, तो आप लोग उसमें भी शोर कर रहे हो। तो जिनका भी टाइम का इशू हुआ है आई विल नॉट एंटरटेन दैट स्टूडेंट्स। और जिनका स्पेशली ये सेक्शन इशू भी है कि जी मेरा सेक्शन तो कोई और था और मैं कहीं और थी और मैं इसलिए जो है टेस्ट नहीं दिया, हालांकि आप जिस सेक्शन में थे आप उसमें दे देते, जैसे वो बच्ची ने किया है कि उसने टेस्ट उसने ए में दे दिया, तो बाद में अपनी जो है उसको रिजॉल्व करवा लेते। हालांकि आपको पहले ये सब रिजॉल्व करवाना चाहिए था। तो अगर जो है वो कर लें। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया है कि जी मेरा तो सेक्शन ही इनरोल नहीं है, तो इसमें आपको पहले नींद से उठना चाहिए था कि आपने ये सारी चीजें देखनी है, चेक करनी है। ओके मैम, ठीक है। मैम हमारी नेक्स्ट वीक से क्लासेस हो रही हैं ऑन कैंपस? अच्छा बेटा, उसमें क्लासेस में भी जो है हाइब्रिड वे से होंगी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा लास्ट में आपने हाइब्रिड ली होंगी। और हाइब्रिड लास्ट में भी हमने तो सारा ऑनलाइन ही पढ़ा था। हाइब्रिड नहीं ली थी मैम इन SHS के पास क्लासेस ही नहीं अलाउड से, वो कह रहे थे हमारे पास में बेटा, मैं बिल्डिंग क्लास बन में रही ही है। ले रही हूँ, खाली क्लास में ले रही हूँ। मैम इस क्लास है है जी। इस दफा मैम लास्ट दफा भी इस तरह ही हुआ था कि टीचर्स खाली क्लास में खड़े लेक्चर्स दे रहे होते थे, लेकिन जब हम कहते थे कि हमने आना है तो वो कहते थे कि हमारे पास क्लासेस अवेलेबल नहीं। कुछ क्लासेस हैं क्योंकि यहाँ पे अब ये जो टाइम है जो कुछ क्लासेस नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है वो इस वजह से वो फिर अपने ऑफिसेज में कुछ लोग ले रहे होते हैं तो क्लासेस तब अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ वो वहाँ से ले रहे होते हैं STD से, जो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बनाया हुआ है, तो इस वजह से तब लगता है कि क्लासेस अवेलेबल हैं। लेकिन जब सबकी जो है वो करते हैं, लेकिन अब तो काफी क्लासेस हैं SHS के पास, आई थिंक सो कि वो मैनेजेबल है। लेकिन जो है हाइब्रिड वे से आगे फिर नेक्स्ट पॉलिसी भी है कि आपने अपनी वैक्सीनेशन कराई होगी आप सबने। आपको जो ईमेल आई थी उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी वैक्सीनेशन आपने कंप्लीट कराई हुई है तो आप लोग जो है ऑन कैंपस आ सकते हो, अदरवाइज आप हाइब्रिड वे में भी जो है वो फिर ऑन कैंपस नहीं आ पाओगे। मैम अगर फर्स्ट डोज हुई हुई है तो आ सकते हैं। स्टूडेंट्स ने कराई हुई है, नहीं कराई होगी लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने कराई हुई। जिन्होंने कराई हुई है वो हाइब्रिड वे से जो है आ जाएंगे, जब मतलब नेक्स्ट क्लास आपकी हाइब्रिड नहीं होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है आप लोगों की ऑनलाइन ही होगी। उसके बाद जो भी चेंज आएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है हम कर लेंगे। और हाइब्रिड में मैं वही मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई वो काइंडली अपनी वैक्सीनेशन करा ले, वैक्सीनेशन ओपन है और जो है वो, ताकि बाद में आपको सारी चीजों के लिए जो है रिक्वायर होना है अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और तो आप सब लोग जो है अपनी वैक्सीनेशन कराओ और उसके बाद जो भी आपकी हाइब्रिड वे से क्लासेस होंगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग यूनिवर्सिटी आ सकते हो। आप लोग क्या करना चाहते हो? आप लोग हाइब्रिड वे से लेना चाहते हो या ऑनलाइन? मैम मैम ऑनलाइन फुल टाइम ऑन कैंपस। ऑनलाइन मैम। मैम हाइब्रिड का ये इशू होता है कि जब टीचर एक क्लास को भी पढ़ा रही है साथ ऑनलाइन को भी पढ़ा रही है, तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं, उनको उस तरह से नहीं मिल रहा, डिलीवर हो रहा हाँ जी होता बिल्कुल, ये इशू होता है और मैंने लास्ट टाइम भी यही इशू रहा कि मतलब आप ऑब्वियसली सामने वाले लोगों को ज्यादा वो देख सकते हो जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं,
वो आप नहीं कर पाते। ऑनलाइन में भी उतना ही फोकस करो और ऑन कैंपस जो स्टूडेंट्स हो उस पे भी उतना ही फोकस किया जाए। तो ये जो है नेचुरल सी एक चीज थी कि ये इस तरह से हो रहा था, और मतलब अभी भी हाइब्रिड वे में हुआ तो इसी तरह से चीजें चलेंगी, क्योंकि हमेशा जो या तो ऑनलाइन हो या तो ऑन कैंपस बुला लेंगे, दो सिस्टम ना करें बस। तो अभी तो पॉलिसी इसी के अकॉर्डिंग है कि हाइब्रिड वे से क्लासेस होंगी, सारे बच्चे जो हैं वो अभी नहीं आएंगे ऑन कैंपस, तो हाइब्रिड वे से ही क्लास होगी। वैसे पूरी क्लासेस ऑन कैंपस अभी नहीं शिफ्ट हो रही, हाइब्रिड वे से ही जो है वो स्टार्ट होंगी। लेकिन मैम ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। बेटा सिचुएशन के अकॉर्डिंग है ना, वैसे तो पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था ना, ये तो कोविड की वजह से जो है ये चीजें शिफ्ट हुई है, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है। पहले तो किसी को ये ख्वाब में भी नहीं आता था कि वो ऑनलाइन पढ़ाएगा या बच्चे ऐसे घर में रह के पढ़ सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑब्वियसली हम सबको चेंज होना पड़ा और उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनी। और अभी भी जो है आप लोगों को पता है कि कोरोना के केसेस जो है अभी भी बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से जो है अभी सारा तो ऑन कैंपस नहीं बुला सकते, कोई भी नहीं बुलाएगा। तो अभी तो हर जगह पे जो है वो हाइब्रिड वे से ही चलेगा। मैम एसएचएस को तो वैसे भी नहीं बुलाते ऑन कैंपस, उनका तो ऑनलाइन ही होता है। नहीं नहीं, हाइब्रिड वे से क्लासेस पहले भी एसएचएस जब पूरी यूनिवर्सिटी में हाइब्रिड वे से थी तो एसएचएस में भी हाइब्रिड वे से ही चल रही थी क्लासेस। नहीं मैम, हमें अलाउ नहीं होता यहाँ पे आना, हमने इनको फीस कम दी हुई है। मैम उन्होंने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर्स वालों को बुलाया था, जिन्होंने अभी अभी एडमिशंस लिए थे, या सेकंड सेमेस्टर वालों को, उन्होंने हमें नहीं बुलाया था। हमें सिर्फ हमारा तो free ऑनलाइन ही classes रहा तक था ली जा मैम। रही थी। एक दो टीचर्स थे पर but हाँ, अच्छा मैं तब जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रही थी बायोकेमिस्ट्री, तो उन बच्चों को तो जो है हम लोगों ने इधर ही बुलाया था, और बाकी जितने भी थे वो भी। और कुछ क्लास थी वो कह रहे थे हमने जी हाइब्रिड वे में आना ही नहीं, हमने ऑनलाइन पढ़ना है। मैम वो तो लाडले ये है ना यूएमटी के, इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर क्योंकि वाले। बच्चों के पास ये ऑप्शन थी तो फिर उन्होंने कहा जी हमने ऑनलाइन ही रहना है। तो ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ना फिर। चले फिर लेक्चर पढ़ लेते हैं, हम काफी टाइम गुजर गया हमारा। आप लोगों ने कितने सेमेस्टर ऑन कैंपस पढ़े हुए हैं कंप्लीट? 4 तीन and मैम 5 का स्टार्ट तक। अच्छा, मतलब 4 कंप्लीट इधर पढ़े हुए और 5 तो मार्च में हो गया होगा, मार्च में वो हो गया था लॉकडाउन। यस, मैम 5 तीन अभी पढ़े स्टार्ट हैं। हुआ था तो हमारा खत्म हो हाँ गया। जी, चले होपफुली जो है ये सिचुएशन बेहतर हो और सब कुछ नॉर्मल चीजें हो जाए। और स्टडीज मुझे लगता है सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है सब में। बच्चे जो है ऑनलाइन सिस्टम में जितना भी कोई ट्राई करे उस लेवल तक और उससे तक नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जब ऑप्शंस हों आपके पास चीटिंग की, ना पढ़ने की, ना लेक्चर सुनने की, तो कोई भी जो है खराब हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इफेक्ट हुई, बहुत सारी स्टडीज जो है बहुत इफेक्ट हो रही हैं, और अभी पता नहीं कब तक ये ऐसी ही चीजें रहेंगी, स्पेशली जो हमारे इस लेवल के कोर्सेज हैं प्रोफेशनल फील्ड के, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। आज कुछ बेसिक चीजें क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम, उसकी डिस्कवरी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और डिफरेंट अनोमलीज, जेनेटिक डिसऑर्डर जो अपीयर होती हैं ड्यू टू द चेंज इन क्रोमोसोम, तो वो चीजें जो है हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है? मैम यूनिट ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। मैम डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि डीएनए आपस में कनेक्टेड होके एक क्रोमोसोम बनाता है, और वो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है, और प्रोकैरियोट्स के केस में जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होता है। हाँ जी, क्रोमोसोम क्या है? इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इनहेरिटेड मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, और ये न्यूक्लियस में होता है,
और यूकैरियोट्स में ऑब्वियसली जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है, और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है उसका रीजन होता है। साइटोजेनेटिक्स हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होता है साइटोजेनेटिक्स? व्हाट इज साइटोजेनेटिक्स? मैम ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को सेल मॉलिक्यूल के, सेल न्यूक्लियस के अंदर। हाँ जी, सेलुलर लेवल पे जब हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं, तो उसको साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। आपको नेम से ही पता चलना जाना चाहिए, साइटो का क्या मतलब होता है? सेल, और जेनेटिक्स क्या होता है? टू स्टडी द जेनेटिक मटेरियल, टू स्टडी द क्रोमोसोम। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू स्टडी द क्रोमोसोम या टू स्टडी द जेनेटिक मटेरियल एट सेलुलर लेवल। और फिर उसकी वजह से जो चेंज आएगी क्रोमोसोम में, अगर कोई चेंज आता है तो सेल लेवल पे क्या चेंजेस आएंगी, ये सारी चीजें जो है हम साइटोजेनेटिक्स में पढ़ते हैं। So cytogenetic is a sub-discipline within genetics. It deals with chromosome variations. अब variations किस तरह की हो सकती हैं क्रोमोसोम में? हाँ जी, क्या वेरिएशंस हो सकती हैं? किसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। एडिशनल क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम में ज्यादा क्रोमोसोम। डिफरेंट जो है चीजें हो सकती हैं कि मतलब क्रोमोसोम या तो मिसिंग है या एक्स्ट्रा है, या फिर जो है क्रोमोसोम का पार्ट डिलीटेड है या एक्स्ट्रा हुआ है या डुप्लीकेट फॉर्म में है या वो ट्रांसलोकेशन की फॉर्म में है। तो इन सारी वेरिएशंस को जो है हम साइटोजेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। In general, excess genetic material has milder effect on health than a defect. ठीक है, मतलब इफेक्ट किस चीज का ज्यादा होता है? जब एक जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी डिफिशियंसी हो, जब वो डिफेक्टेड अमाउंट में हो। लेकिन इफेक्ट दोनों ही करते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्ट कौन करता है? जब जेनेटिक मटेरियल की डिफिशियंसी हो या मतलब वो लॉस हो जाए उसका पार्ट। Still, most large-scale chromosomal abnormalities present in all cells disrupt or halt prenatal development. 0.65% of all newborns have chromosomal abnormalities. Chromosome है कि chromosome is used to refer to a nucleic acid molecule that is repository of genetic information in the virus, bacterium, eukaryotic cells, or an organelle. It's the carriers of the genes are unit of heredity, क्योंकि सारी जो inheritance है वो क्रोमोसोम के थ्रू ही जो है ना ऑफस्प्रिंग्स में जाती है। So it's a carrier for the genes. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? क्रोमोसोम आर रॉड शेप filamentous bodies present in the nucleus. It become visible during cell division. हम हमेशा क्रोमोसोम को तब ही देख सकते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, क्योंकि इन अदर कंडीशंस जो से क्रोमोसोम है वो बहुत थिन और जो है डिस्पर्स्ड फॉर्म में पड़ा होता है, हम उसको विजिबली नहीं देख सकते बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। हम उसको तब ही देखेंगे जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, क्योंकि तब क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस फॉर्म में होता है और थिक होता है, तो उस वजह से हम उसके सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमोसोम को रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नॉट विजिबल इन एक्टिव न्यूक्लियस ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट। डिस्कवरी की बात करें तो 1842 में जो है क्रोमोसोम फर्स्ट डिस्कवर हुआ बाय विलियम वॉन नेगेली। ठीक है, उसके बाद जो है क्रोमोसोम का नेम दिया गया इसको। क्रोमोसोम का नेम किस बेस पे दिया गया इसको? आइडिया है इसका? नो मैम। मैम कलर्ड बॉडीज की वजह से। कलर्ड बॉडी की वजह से जब इसको मतलब ये क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ, जब इसको स्टेन किया गया तो ये एज ए कलर्ड बॉडीज शो हुई, ठीक है, बाकी सेल्स के निस्बत, न्यूक्लियस के निस्बत। तो इस वजह से इस जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोम का मतलब होता है कलर और सोम्स की मतलब होता है बॉडी। सो इट्स अ कलर्ड बॉडी। इसकी एफिनिटी की वजह से इसका नेम जो है क्रोमोसोम डिसाइड किया गया इन 1888 बाय एडवर्ड वॉन बेंडन।
उसके बाद नंबर के बारे में डिस्कवरी है कि नंबर कितने हैं क्रोमोसोम के बाय थियोफिलस पेंटर के उसने फर्स्ट टाइम जो बताया और काउंट किया तो उसने कहा कि देयर आर 24 पेयर्स मींस देयर आर 48 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, ठीक है। और ये जो है चीजें काफी देर तक चलती रही, यही कॉपी होता रहा कि देयर आर 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। देन इन 1956 उसके बाद जी ये डिटरमिन हुआ कि देयर आर के ट्रू नंबर जो है वो 48 नहीं है, इनफैक्ट देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। तो उसके बाद ये डिस्कवरी हुई इन 1956। They were given the name chromosome due to their marked affinity for basic dyes. Dyes की affinity की वजह से, क्योंकि ये colored शो हुए तो इसलिए इनका नेम क्रोमोसोम रखा गया। Their number can be counted easily only during mitotic metaphase, मतलब जब सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो उसको इस वक्त जो है वो काउंट किया जा सकता है। Chromosomes observable under light microscope due to coiling and supercoiling. जब जो है सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता ना, तो क्रोमोसोम बहुत डिस्पर्स फॉर्म में पड़ा होता है और जो है कॉइल और सुपर कॉइलिंग नहीं हुई होती। जब सेल डिवाइड होता है तो वो उसकी कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है और क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में पड़ा होता है और थिक और जो है स्मॉलेस्ट जो है उस टाइम को होता है। इस वजह से हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करके भी उसको स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? इट कंपोज ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर जो है थिन थ्रेड्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। अब क्रोमेटिन क्या है? In non-dividing eukaryotic cells, the chromosomal material chromatin is amorphous and appears to be randomly dispersed in certain parts of the nucleus. कंपोजिशन क्या है क्रोमेटिन की और क्रोमोसोम की? सो इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। प्रोटीन और डीएनए जो है इसमें इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और स्मॉलर अमाउंट में जो इसके साथ आरएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन फाइबर्स जो है उसमें प्रोटीन, डीएनए और स्मॉलर अमाउंट में जो है आरएनए प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। इसके अलावा जो है डीएनए अटैच और पैक किस तरह से होता है, इसके लिए जो है हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और जो है डीएनए और प्रोटीन मिलकर जो है ये स्ट्रक्चर बनाती है न्यूक्लियोसोम्स। ये आपका एक एमसीक्यू भी था क्विज में। तो हिस्टोन्स क्या होती हैं बेसिकली? हिस्टोन क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन्स, इनका रोल क्या होता है? मैम डीएनए के अराउंड होती हैं। मैम बेसिकली ये डीएनए को कंप्रेस कर देती हैं क्रोमेटिन में, उसके अराउंड अपने आप को कॉइल करती हैं। हाँ जी, डीएनए अगर हिस्टोन्स ना हो तो इसकी पैकिंग जो है इस तरह से ना होती है, मतलब ये इतनी कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग और बहुत छोटी जगह पे जो है बहुत लंबा डीएनए मटेरियल जो है वो पैक फॉर्म में पड़ा होता है। तो दिस इज द रोल ऑफ हिस्टोन्स कि इसकी जितनी भी पैकिंग है उसके लिए बहुत जरूरी है हिस्टोन, ठीक है। और हिस्टोन्स जो है इसकी कंपोजिशन में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? दो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ना जो हिस्टोन्स प्रोटीन के पार्ट होते हैं। कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? मैम ट्रायोसिन। नो मैम एफएससी में पढ़ा arginine था। and lysine. Arginine and lysine are the amino acids that are the part of histones. Histones, small proteins containing a high proportion of basic amino acids, arginine and lysine, that facilitate binding negatively charged DNA molecules. ठीक है। हिस्टोन्स इन अमाइनो एसिड्स की वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और डीएनए के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और इनकी जो है वो ही जो बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। कि डीएनए और उसके जो सराउंडिंग में हिस्टोन्स हैं, इस स्ट्रक्चर को हम जो है वो न्यूक्लियोसोम कहते हैं। Regularly spaced nucleosome consists of histones complex bound to the DNA. अच्छा, अब
क्रोमेटिन जो है वो दो फॉर्म में पड़ा होता है सेल के अंदर। एक तो जो है उसमें लूजली बाउंड होते हैं जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, ठीक है, उस पार्ट को हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जहाँ पे ये टाइटली बाउंड होता है क्रोमोसोम और इसकी जो है इसकी पैकिंग जो है टाइटली होती है, उसको हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। ये जो है ये हिस्टोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया, ठीक है, कि उसमें डिफरेंट हिस्टोन की टाइप्स हैं, डिफरेंट उसके सब यूनिट्स हैं जो मिलके जो है हिस्टोन प्रोटीन्स बना रही हैं। जब हम हिस्टोन्स प्रोटीन को सेपरेट करते हैं ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये अपने साइज और चार्ज की बेस पे डिफरेंट बैंड्स बनाती है। फॉर एग्जांपल H1 सबसे जो है हैवीएस्ट थी, इस वजह से वो सबसे पीछे रही। उसके बाद H5, उसके बाद H3, H2, H2A, H4, ठीक है। तो इस तरह से ये सेपरेट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज, क्योंकि इन सबका जो है साइज जो है वो सबका एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। तो इस तरह से ही अपने साइज के अकॉर्डिंग जो इनको सेपरेट किया जा सकता है ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन सबके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स भी जो है डिफरेंट है, कि जो है इसमें H1 में 244 है, H2 में 129, H2B में 125, H3 में 135 और H4 में 102। और लाइसिन और अर्जिनिन की जो परसेंटेज है वो भी वेरी कर रही है। H1 में 30.8 जो है वो लाइसिन अर्जिनिन है, H2 में 20.2, 20.4, देन H3 में 22.9 और जो है H4 में 24.5 जो उसका परसेंटेज है वो लाइसिन और अर्जिनिन है। सेंट्रोमेयर्स और टीलोमेयर्स के बारे में आपको पता होगा। सेंट्रोमेयर्स क्या होते हैं और टीलोमेयर्स क्या होते हैं? हाँ जी बच्चों, सेंट्रोमेयर्स क्या होते हैं और टीलोमेयर्स क्या होते हैं? मैम ये जो है ना सेंट्रोमेयर तो होती है अटैचमेंट साइट गोनाडोट्रोपिक कोर पे, जहाँ पर ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम आकर ना अटैच होते हैं मतलब। हाँ जी, और टीलोमेयर्स क्या होते हैं? टीलोमेयर का मुझे नहीं पता बेटा। जो एंड्स होती है ना क्रोमेटिड, जो उसकी स्ट्रैंड्स होते हैं, सेंट्रोमेयर सेंटर पे होता है और टीलोमेयर एंड पे होता है। सेंट्रोमेयर जो है सेंट्रल प्रोजेक्शन होती है, या उनकी साइड थोड़ा वेरी कर रही होती है, साइज वेरी होता है सेंट्रोमेयर का, कि मतलब वो उनकी पोजीशन जो है वेरी कर सकती है। तो वो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं और क्रोमोसोम को जो है डिवाइड करते हैं उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। और टीलोमेयर क्या होता है? जो एंडिंग पार्ट होता है किसी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स का, उनको टीलोमेयर्स कहा जाता है। और ये दोनों जो है बहुत जरूरी हैं स्ट्रक्चर, सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर्स। इस तरह से सेंट्रोमेयर्स क्यों जरूरी है? दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, वही बात जो आपने की कि जी ये एज ए अटैचमेंट साइट एक्ट करता है, तो वो जो है इसीलिए ये ड्यूरिंग द माइटोसिस और मियोसिस जो है सेग्रीगेट जब होता है, तो उसके लिए सेंट्रोमेयर्स जो है वो बहुत जरूरी है। और टीलोमेयर्स क्यों जरूरी है? ये टर्मिनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये मतलब क्रोमोसोम अगर पड़ा हुआ है तो वो टर्मिनली जो है डिफरेंट एंजाइम्स उस पर एक्ट नहीं करते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टीलोमेयर्स। तो ये टर्मिनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर टीलोमेयर की जो है ब्रेकेज हो जाए तो डिफरेंट जो है क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम जो दूसरे क्रोमोसोम से इजीली अटैच हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो डेवलप हो सकते हैं। सो टीलोमेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू द क्रोमोसोम्स। अब ये सेंट्रोमेयर है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन है जो इसको डिवाइड कर रहा है क्रोमोसोम को, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। और इसकी पोजीशन जो है वेरी करती है, उसकी पोजीशन की बेस पे हम इसको क्रोमोसोम को डिफरेंट जो नेम देते हैं। अगर जो है सेंट्रोमेयर सेंटर में हो बिल्कुल, तो उसको क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। इफ दे आर एट द वन साइड, ठीक है, सेंटर में ना हो, एक साइड पे हो गया हो, तो इसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। अगर जो सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पे हो, तो उसको जो है टूवर्ड वन एंड हो, तो उसका जो है एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और अगर बिल्कुल जो है एक एंड पे हो जाए ये, तो उसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। और ह्यूमंस में जो है वो मेट्रासेंट्रिक और जो है एक्रोसेंट्रिक होते हैं। और टीलोसेंट्रिक जो है ह्यूमंस क्रोमोसोम में नहीं स्ट्रक्चर होता। Human chromosome include both metacentric and acrocentric, but no telocentric.
Telomeres, the two ends of a chromosome, are known as telomeres. It is required for the replication and stability of the chromosome. When telomeres are damaged or removed due to chromosome breakage, the damaged chromosome ends can readily fuse or unite with broken ends of other chromosomes. This is a telomere repeat sequence. ठीक है, टीलोमेर में जो सीक्वेंस होता है ना न्यूक्लियोटाइड्स का, वो रिपीट फॉर्म में होता है। और ह्यूमंस का आपको पता होना चाहिए कि टीलोमेर का रिपीट सीक्वेंस क्या है, TTAGGG, मतलब ये सीक्वेंस ही रिपीट होता रहता है टीलोमेर के अंदर। सब टीलोमेर्स क्या होते हैं, सेंट्रोमेर से टीलोमेर्स के सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको सब टीलोमेर्स कहते हैं। ठीक है, द क्रोमोसोम रीजन बिटवीन द सेंट्रोमेर्स एंड टीलोमेर्स इज नोन एज सब टीलोमेर्स। It consists of 8,000 to 300,000 bases. Different करता है depending on the structure and length of the chromosome. Near telomere, the repeats are similar as the telomere sequence. Consist at least 500 protein encoding genes. About 50% are multi-gene और कुछ जो होती हैं इसमें pseudo genes होती हैं. So this is the part of सब टीलोमेर। ठीक है, ये सेंट्रोमेर रीजन है। ठीक है, सेंट्रोमेर से टीलोमेर तक जो रीजन है उसको सब टीलोमेर्स कहते हैं। इसमें सारे जीन्स हैं, डिफरेंट जीन्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम। ठीक है, कुछ मल्टी जीन्स होती हैं, कुछ सूडो जीन्स होती हैं जो ट्रांसलेट नहीं हो पाती। ठीक है, इसका कुछ यूनिट जो है रिपीट होता रहता है, शॉर्ट रिपीट्स हैं, फिर 6 बेसिस रिपीट्स हैं जो हमने बात की है TTAGGG। ठीक है, तो इसी तरह से टीलोमेर का भी स्ट्रक्चर जो है यही रिपीट जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स पे होता है। जो हमने पहले बात की थी ऑन द पैकिंग और उसकी पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन पे, कि वो यू क्रोमेटिन पे होता है, यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो जब क्रोमेटिन जो है लाइटली पैक्ड हो तो उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं, और ये पार्ट होता है जो कि एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें हो रही होती है। ठीक है, यू क्रोमेटिन जो लाइटली पैक्ड होता है ना, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है पॉलीमरेज एंजाइम और बाकी एंजाइम्स, ट्रांसक्रिप्शन जितने भी फैक्टर्स हैं वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए वहां इस पार्ट में जो है वो जो है एक्टिव फॉर्म होती है, ट्रांसक्रिप्शन जो एक्टिव होती है। EU chromatin comprises the most active portion of the genome within the cell nucleus. 92% of the human genome is euchromatic, मतलब वो जो है under active transcription है 92% of the human genome. हेट्रोक्रोमेटिन, जब क्रोमेटिन मटेरियल टाइटली पैक्ड हो, DNA टाइटली पैक्ड फॉर्म में हो तो उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। The region is inaccessible to polymerases and therefore it is not transcribed. Heterochromatin is usually localized to the periphery of the nucleus. कैनेटोचोर जो पहले बात की थी बच्चे ने कि इसमें क्या होता है, सेंट्रोमेर्स में सेंट्रोमेर रीजन जो है जो डिवाइड कर रहा है क्रोमोसोम को, तो सेंट्रोमेर रीजन में कुछ जो है बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है आके अटैच होते हैं, तो वो जो अटैचमेंट साइट होती हैं उसको कैनेटोचोर कहते हैं। The actual location where the attachment occur is called the kinetochore, और ये जो है during the segregation जो है और division के लिए बहुत important होता है। The DNA sequence within these region is called centromeric DNA, और इसमें mostly 120 base pairs जो है वो long होता है। क्रोमोसोम का साइज वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द फेज, वो किस फेज से गुजर रहा है, कि मतलब वो रेस्टिंग फेज में है, वो प्रिपरेटरी फेज में है, या फिर वो डिवाइड हो रहा होता है। तो जिस फेज से गुजर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है क्रोमोसोम का साइज वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो इंटरफेस जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो क्रोमोसोम सबसे ज्यादा लॉन्ग और थिन फॉर्म में होता है। इस वजह से हम इस फेज में क्रोमोसोम को स्टडी या देख नहीं पाते। प्रोफेज जो इनिशिएटिव फेज होता है उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम थिक होना शुरू हो जाते हैं और उनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और एनाफेज जब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है तो उसमें क्रोमोसोम जो है थिक फॉर्म में होते हैं और स्मॉलेस्ट फॉर्म में होते हैं। मेटाफेज जब सेल डिवाइड होता है तो ये फेज होती है जहां पे हम क्रोमोसोम का स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा थिक और सबसे शॉर्ट फॉर्म में होते हैं,
और वेल सेपरेट होते हैं सेल के अंदर कि हम उसको इजीली जो है वो काउंट कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लाइट माइक्रोस्कोपी. Therefore, chromosome measurements are generally taken during mitotic metaphase. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वेरी करते हैं हर स्पीशी में, और सेम स्पीशीज के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जैसे ह्यूमंस हैं, नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं उन सब में क्रोमोसोम को जो है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है वो तो वो एक अलहदा केस है. तो अदरवाइज जितनी भी रिलेटेड स्पीशीज हैं उनमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो सेम है. प्रेजेंस ऑफ अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड यूप्लॉइडी. इसमें हिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, ट्रिप्लॉइड्स और टेट्राप्लॉइड्स. गैमीट्स जो होते हैं, जो हमारे गैमीट्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं लाइक स्पर्म और जो है एग, उनमें जो है हाफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. इसलिए एग और स्पर्म मिलके जब जाइगोट बनाते हैं तो उसमें फिर जो है डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं. तो इसलिए गैमीट सेल्स में हैप्लॉइड फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं, और गैमीट्स के अलावा जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं, नॉर्मल हमारे सेल्स हैं, उनमें डिप्लॉइड फॉर्म में जो है वो पड़े होते हैं, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. मैम आप काइनेटोकोर जरा दोबारा बताइएगा. बेटा काइनेटोचोर क्या होता है कि सेंट्रोमेर्स जो होते हैं, सेंट्रोमेर क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है ना, या जो उसकी पोजीशन वेरी कर रही होती है, तो उस पार्ट में ड्यूरिंग द डिवीजन डिफरेंट स्पिंडल फाइबर्स जो है वो जो बनते हैं सेल के अंदर फॉर द डिवीजन, वो आके अटैच हो जाते हैं. ठीक है, तो ये उस अटैचमेंट साइट को जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं, उन अटैचमेंट साइट्स को हम काइनेटोचोर कहते हैं, जो सेंट्रोमेर के ऊपर होती हैं. ठीक है, यस मैम. ट्रिप्लॉइड अगर 3 में हूँ, 4 फॉर्म में हूँ, टेट्राप्लॉइड, और अगर मैनी नंबर में हूँ, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको पोलीप्लॉइडी कहते हैं. एन्यूप्लॉइडी क्या होता है कि जब क्रोमोसोम नंबर जो है वो वेरी कर रहे हैं, इंटायर सेट नहीं, मतलब कोई जो है फ्यू क्रोमोसोम जो है वो इन्वॉल्व है, तो उसको एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है. इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं. मोनोसोमिक्स हो सकता है कि एक क्रोमोसोम मिसिंग है, ट्राइसोमिक होता है कि एक जो है वो एक्स्ट्रा है, नलीसोमिक के दोनों जो है क्रोमोसोम का सेट जो है वो मिसिंग है, यहाँ पे पूरा सेट जो है वो टेट्रासोमिक फॉर्म में प्रेजेंट है. तो अगर कोई सेट पूरा सेट नहीं, कोई एक या कुछ फ्यू क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हो, तो उसको एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है. These are the different number of chromosomes जो different species में है. इनमें से ह्यूमंस जो है आप सबको पता है कि 46 हैं, चिंपैंजीज 48, तो इन सबको पढ़ लेना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. ये वो ये है कि हम सेंट्रोमेर की पोजीशन में जो है कि बेस पे क्रोमोसोम को डिफरेंट नेम देते हैं. टीलोसेंट्रिक हो सकते हैं जब सेंट्रोमेर बिल्कुल एक एंड पे हो, टूवर्ड एक एंड हो एक्रोसेंट्रिक. ठीक है, और जो है इसमें सेंटर से थोड़ा सा हटे हो तो सब मेटासेंट्रिक, और बिल्कुल सेंटर में हो तो मेट्रासेंट्रिक कहा जाता है क्रोमोसोम्स को. These are the different terms depending on the chromosome abnormalities. कि abnormalities किस किस तरह की appear हो सकती है क्रोमोसोम के अंदर. It can be polyploidy कि extra chromosome sets जो है वो present हो, aneuploidy an extra missing chromosome, monosomy one chromosome absent, trisomy one chromosome extra present होता है, deletion part of a chromosome missing, duplication part of chromosome जो है दोबारा से repeat हो रहा होता है, ट्रांसलोकेशन जब 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हो और उनके कुछ पोर्शन जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. इन्वर्जन क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो है रिवर्स हो गया. ठीक है, उसका कुछ जो स्ट्रक्चर आगे आना था वो पीछे हो गया, रिवर्ट हो गया, तो उसको इन्वर्जन कहा जाता है. आइसोक्रोमोसोम कि अगर जो उसकी आर्म्स हैं किसी क्रोमोसोम की वो आइडेंटिकल हो जाती हैं तो उसको आइसोक्रोमोसोम कहा जाता है. रिंग क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं कि जब जो हमने टीलोमेर्स पढ़े हैं, टीलोमेर ब्रेक हो जाए तो इसके जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से बाउंड कर जाते हैं, एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर बना देते हैं. तो उस फॉर्म में जो क्रोमोसोम को रिंग क्रोमोसोम कहा जाता है.
सो कॉमन टाइप के जो स्ट्रक्चरल एब्रेशंस हैं जो क्रोमोसोम लेवल पे हो रही हैं वो 4 तरह की हैं। कौन कौन सी जो हमने पीछे पढ़ी हैं? डिलीशन और डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन और रिपीट, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ये एग्जांपल के साथ मैं बता रही हूँ कि अगर एक जो है हम फर्स्ट करते हैं कि एक क्रोमोसोम है और उसमें जीन्स है इस जो है अरेंजमेंट के साथ ABCDEFGHI, ठीक है। तो डिलीशन में क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे इसमें जो है DEF अगर रिमूव हो जाए, ठीक है, तो इसको डिलीशन एब्नॉर्मेलिटीज कहते हैं। डुप्लीकेशन क्या है कि इसका वो पार्ट जो है या कोई भी पार्ट जो है दोबारा से रिपीट हो रहा हो, ठीक है। DEF है तो वो दोबारा से रिपीट हो जाए तो उसको डुप्लीकेट कहते हैं। इन्वर्जन के रिवर्स हो जाए, ये कुछ पार्ट जो है वो रिवर्स हो गया है, तो इस तरह से ये इन्वर्जन जो है वो प्रॉब्लम्स है। ट्रांसलोकेशन कि 2 डिफरेंट क्रोमोसोम में जो है वो एक्सचेंज हुआ है। लाइक अगर एक क्रोमोसोम का ये है जेनेटिक अरेंजमेंट और एक क्रोमोसोम है जिसका ये जेनेटिक अरेंजमेंट है, तो इन दोनों में अगर एक्सचेंज हो जाए कुछ जेनेटिक पार्ट, जैसे ये हुआ है कि इसका पार्ट जो है XYZ इसमें चले गया और इसका जो है इसमें आ गया, तो दिस इज अ ट्रांसलोकेशन। ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम में डिफरेंट चीजें हो रही हैं, डिफरेंट एब्नॉर्मेलिटीज जो हो रही हैं, उनकी कुछ एग्जांपल आगे हम डिस्कस करते हैं। Chromosome deletions are usually lethal, even as heterozygotes, resulting in zygotic loss, stillbirth, or infant death. Myelocytic leukemia, this is a cancerous blood cancer जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से अपीयर होता है। क्रॉनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 22 जो है उसमें डिलीशन होती है, उसका पार्ट जो है रिमूव होता है, ठीक है। तो इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसको कहा गया था, किस बेस पे? क्योंकि जिस सिटी में जो है ये डिस्कवर हुआ था उसका नेम फिलाडेल्फिया था। तो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब 22 क्रोमोसोम जो है वो डिलीटेड होता है। डाउन सिंड्रोम आप सबको पता है कि इट्स आल्सो अ जेनेटिक जो प्रॉब्लम है और क्रोमोसोम रिलेटेड सिंड्रोम है, formerly known as Mongolism. Down syndrome result if the extra chromosome is number 21. 21 पे जो extra chromosome होता है. Patient having Down syndrome will short in stature, broad short skulls, wide nostrils, large tongue, stubby hands. Some babies may have short necks, small hands, and short fingers. They are characterized as low in mentality. टर्नर सिंड्रोम भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें जो है एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, -1 के फॉर्म में होता है और फीमेल्स इन्वॉल्व होती हैं। 2500 में से 1 फीमेल जो है वो इसकी एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी है। फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या अपीयर होंगी? दैट फीमेल्स विद टर्नर सिंड्रोम विल रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, यूजुअली स्टेराइल, शॉर्ट स्टेचर, वेबिंग ऑफ स्किन इन नेक रीजन, कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज अपीयर होती हैं और हियरिंग इंपेयरमेंट होती है इनमें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की इसमें डिफरेंट फॉर्म्स अपीयर हो सकती हैं। इसमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये किसी फॉर्म में के मतलब या तो एक जो है वो क्रोमोसोम जो एक्स्ट्रा है या 2 पूरा सेट एक्स्ट्रा है, ठीक है, या फिर 3 है या फिर 4 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा। इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। और मेल को इफेक्ट करता है और इसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू द जो है वेरिएशन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोमिक्स जो है ज्यादा हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिम्टम्स अपीयर होंगी। इसमें पिच्ड वॉइस, मेल सबफर्टाइल विद स्मॉल टेस्टिस, डेवलप्ड ब्रेस्ट, फेमिनाइन और लॉन्ग लिम्स जो है इनमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब आगे जो फर्दर फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा है जी वो क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो अपीयर होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है लेक्चर में तो पूछ लो आप लोग। नो मैम। मैम हमारे टोटल लेक्चर्स कितने हैं? आई थिंक सो 20 या 21 है। ओके मैम। बेसिक चीजें थी बेसिकली इस आज के लेक्चर में क्रोमोसोम और उसके एब्नॉर्मेलिटीज के बारे में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। Yes, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में भी आप लोग पूछ सकते हो।
या अगर के बाद भी कुछ समझना है तो आप लोग मेरे से जो है पूछ सकते हो, ठीक है? ओके मैम। कोई और क्वेश्चन है? नो मैम। नो। चलें ठीक है, फिर आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। आगे हाइब्रिड वे से कोई भी पॉलिसी आई तो मैं आप लोगों को क्लास के लिए इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? आप लोगों में से ज्यादा बच्चों का क्या है कि वो किस तरह से ऑनलाइन ही रहना चाहते हैं या हाइब्रिड वे में आना चाह रहे हैं? हाइब्रिड में मैम। यस मैम। जो हॉस्टलाइट्स वाले, हॉस्टल में रहने वाले होंगे, वो कहते होंगे ऑनलाइन रहना है। मैम हाइब्रिड भी ना बुलाएं, फिजिकल क्लासेस ले लें। मतलब एक दिन यूनिवर्सिटी में आना और दूसरे दिन घर बैठकर क्लास लेना, वो बंदा बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। यस मैम, या तो क्लासेस डे स्कॉलर्स के लिए ऑब्वियसली ये मुश्किल चीज नहीं है, मतलब एक दिन आ जाए और एक दिन घर में ले ले तो, लेकिन हॉस्टलाइट्स के लिए ये एक मुश्किल चीज लगती है क्योंकि उन्होंने यही तो बात है। आके इधर रहना होता है। तो खैर जो भी आगे है, हमारे अब इतने लेक्चर्स भी नहीं रह गए, हमारे कोई ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स हैं जो रिमेनिंग है। तो देखें इंशाल्लाह आगे क्या होता है, जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।